Okay, so let's view some query processing techniques. Like first of all, a DRL statement, data relation language, like any select जिसमें किसी किस्म के कोई locks वगैरह अटेन नहीं होते. So user process would communicate with server process. Server process सबसे पहले the first one phase called parse phase execute करेगा. Parse phase के लिए उसको शेड पूल में जाना पड़ेगा. शेड पूल में लाइब्रेरी कैशे एंड डेटा डिक्शनरी कैशे इज देयर. लाइब्रेरी कैशे उसका पार्स ट्री बनाएगा, एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, उसका सिंटैक्स चेक करेगा. एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए डेटा डिक्शनरी कैशे को कंसल्ट करेगा. और अगर ये प्योर एसक्यूएल की स्टेटमेंट होगी तो एसक्यूएल एरिया के अंदर लोड होगी. अगर पीएलएसक्यूएल की स्टेटमेंट होगी तो पीएलएसक्यूएल एरिया में लोड होगी. एंड देन डेफिनेटली इसकी पार्स ट्री बनाने के लिए आपके सर्वर प्रोसेस को पहले डेटा फाइल के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा जहां से इसका मेटा डेटा पढ़ा जाएगा. एंड इफ ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगर्ड तो देन इसका एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा. एग्जीक्यूशन प्लान अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स और अकॉर्डिंग टू रूल्स जनरेट किया जाएगा. दैट इज इफ इट्स स्टैटिस्टिक्स सो देन लीस्ट रिसोर्स कंजम्पशन 1 आपका एग्जीक्यूशन प्लान फाइनलाइज कर दिया जाएगा. इफ दैट हैपन्स इट मीन्स कि योर फर्स्ट वन फेज कॉल्ड पार्स फेज गोइंग टू बी अकम्प्लिश्ड. नेक्स्ट वन फेज कॉल्ड बाइंड फेज. बाइंड फेज इफ यू हैव यूज्ड सम बाइंड वेरिएबल्स तो बाइंड वेरिएबल्स आपके शेयर्ड एसक्यूएल एरिया या पीएलएसक्यूएल एरिया इनसाइड लाइब्रेरी कैशे में वो वेरिएबल्स लोड किए जाते हैं, परसिस्ट किए जाते हैं फॉर वन सेशन. इफ दैट वन सेशन इज डेडिकेटेड तो immediately if this connection or session going to be break so they going to be definitely removed from memory immediately. And if it's Oracle shared server so definitely they would persist up to long time as compared to ODS. So the first one phase and second one bind phase तो यहाँ तक हो गया. एंड तीसरा फेज आता है विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज किसी भी DRL का. एग्जीक्यूशन फेज के लिए सर्वर प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेट करता है डेटाबेस बफर कैशे के साथ. डेटाबेस बफर कैशे में वो रिकॉर्ड्स जो आपको चाहिए, वो ऑरेकल ब्लॉक्स जो आपको चाहिए लुकअप किए जाएंगे कि क्या वो इधर बफर में लोडेड हैं. उसके लिए बकायदा से लिस्ट होती है कॉल्ड LRU लिस्ट. उस LRU लिस्ट को स्कैन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि भाई कौन कौन सी बफर्स अभी तक भरी नहीं है, क्या उनमें रिकॉर्ड पड़े हुए नहीं पड़े हुए. इट मीन्स कि आपको लॉजिकल रीडिंग नहीं बल्कि फिजिकल रीडिंग करनी पड़ेगी. फिजिकल रीडिंग में आयो स्लेव्स टेकअप किए जाएंगे. यहाँ से ऑरेकल ब्लॉक्स मीन सेगमेंट, सेगमेंट में एक्सटेंट, एक्सटेंट में ऑरेकल ब्लॉक को फाइनलाइज किया जाएगा और फिर उनका एक जिसे कहते हैं कंप्लीट एक पूल जनरेट किया जाएगा. बिकॉज दिस वन इज कॉल्ड DB मल्टीपल फाइल रीड काउंट मीन्स कि कितने ब्लॉक साइमल्टेनियसली आप पढ़ सकते हैं. जस्ट लाइक अ वन बकेट. तो वो जितने भी आपको 5, 10, 20, 30 ऑरेकल ब्लॉक पढ़ने अकॉर्डिंग टू दैट वन पैरामीटर वो इकट्ठे उठा के आपके डेटाबेस बफर कैशे में लोड कर दिए जाते हैं. अब डेटाबेस बफर कैशे ऑलवेज LRU एल्गोरिदम से इनको कीप करती है. इफ योर क्यूरी हैज टू मच रिकॉर्ड जो कि यहाँ पे इकट्ठे सारे नहीं आ सकते बिकॉज योर डेटाबेस बफर कैशे हैव सम लिमिट्स 1 GB, 2 GB, 3 GB. इफ डेटाबेस इज ऑफ डेटा इज ऑफ टेराबाइट्स तो डेफिनेटली फिर वो टर्न्स डिसाइड करता है कि कितनी टर्न्स अभी दिखाएगा फेच फेज में. जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर बाकी रिकॉर्ड्स को इसमें लोड कर देगा. अब जब वन कोई बफर लोड होती है जी, प्रायोरिटी बेस्ड भी होती हैं और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड भी होती हैं. कह लें कि टोटल डिपेंड सिलेक्शन बेस्ड उस सेंस में हो सकता है अगर बर्डन कम हो. अगर बर्डन डेटाबेस पे बहुत ज्यादा है, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, हमें हर किसी को जिसे कहते हैं ऑनर भी करना है हर किसी की रिक्वेस्ट, तो हम उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उसको उतनी लिमिटेड मेमोरी दे देते हैं कि यार सिर्फ ये 2 मेगाबाइट या 3 मेगाबाइट इज एलोकेटेड दैट वन सेशन. अब ये 2 और 3 मेगाबाइट उस सेशन के लिए डेडिकेटेड है तो वही सेशन इसको यूटिलाइज कर सकता है. तो उसी के अंदर रहते हुए उसने उसको बार बार लोड करना है. अब दैट वन अगर ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड लोड हो जाते हैं या वो टर्न्स डिसाइड कर लेता है कि कितनी में उसको लोड करना है तो दिस वन इज कॉल्ड माय एग्जीक्यूशन फेज. नाउ द लास्ट वन फेज इज कॉल्ड फेच फेज. फेच फेज के लिए यही जो आपने सर्वर प्रोसेस पढ़ा इसमें एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है कॉल्ड PGA, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया. PGA हैव मेनी मेमोरी एरियाज लाइक उसमें स्टैक स्पेस होती है, कर्सर स्टेट होती है, प्राइवेट एसक्यूएल एरिया होता है, UGA होता है, यूजर ग्लोबल एरिया होता है. इसमें एक वर्क एरिया भी होता है. वर्क एरिया बेसिकली सॉर्ट एरिया को सप्रेस करके डाला गया है. वर्क एरिया जिसमें इसकी सॉर्टिंग वगैरह लाइक अगर आप कोई ऑर्डर बाय, ग्रुप, मर्ज, हैविंग, ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं तो फिर यहाँ पे आके उसको रीएडजस्ट अपने आप को करता है. अब दैट वर्क एरिया इज टू मच स्मॉल. बात का होता है कि टेम्परेरी टेबल स्पेस को यूज करना पड़ता है. तो जो फर्दर वन यहाँ पे तो आपके जस्ट और जस्ट जिसे कहते हैं पासेस डिसाइड किए जाएंगे कि भाई कितने एसक्यूएल पासेस में क्यूरी चल पड़ेगी. ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग वन होगा वो आपकी टेम्परेरी टेबल स्पेस की डेटा फाइल में जस्ट लाइक एज अ स्वैप फाइल
वो यूज़ की जाएगी और उसको बड़ी स्पीड के साथ रीअरेंज किया जाएगा एंड फिर अकॉर्डिंग टू डैट वन यूज़र प्रोसेस फैचिंग फेज शुरू करेगा और अपनी एनवायरनमेंट पे फ्लशिंग ऑन कर देगा। रिमेंबर इस पूरे फेज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड पूल और डेटाबेस बफर कैशे ये सबके सब एक्टिवेट हुए। यहाँ पे हर किसी से डेटा पढ़ा गया, ना कि कोई मल्टीपल उसके जिसे कहते हैं सीक्वेंसेस मेंटेन किए गए। यहाँ पे किसी किस्म के कोई लॉक्स, कोई आपके जिसे कहते हैं लैचेस वगैरह मेंटेन नहीं की गई। आपके पास डेटा की एक ही कॉपी है विच इज़ कॉल्ड रीड कंसिस्टेंट इमेज कॉपी, और वो रीड कंसिस्टेंट बफर्स एज इट इज़ आपकी लोडेड हैं। जी, अप टू नाउ एनी क्वेश्चंस क्यूरीज? मैं कहता हूं स्वैपिंग में फॉर एग्जांपल मेमोरी भर गई, उसने स्वैप कर दिया, फिर वो स्वैप रिकॉर्ड चाहिए होता तो वो उसको ले आता है, ये कौन सा प्रोसेस करते हैं? सर्वर प्रोसेस। सर्वर प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल और उसमें ठीक है ऑन बिहाफ ऑफ एसमून सर्वर प्रोसेस। एसमून के बिहाफ पे, क्योंकि ये जो भी काम करना है ये सर्वर प्रोसेस ने एसमून की इंटर जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन से करना है। पीजी एग्रीगेट टारगेट को मैक्सिमम कितना साइज मिलता है एसजीए के साइज के ऊपर? आपको टोटल मेमोरी में से एसजीए का साइज डिडक्ट करके उसको मेमोरी देनी चाहिए। डिपेंड करता है 400 जीबी तक दे सकते हैं आप, बट द क्वाइट एफिशिएंट वे इज आप अपनी जितनी भी फिजिकल मेमोरी है उसमें से अदर एप्लीकेशन और एसजीए की मेमोरी डिडक्ट कर लें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर प्रोसेसेस हैं, हर एक का अपना अपना पीजीए है, अब इन तमाम पीजीएस को सम अप कर लें तो पीजीए एग्रीगेट टारगेट ये होता है कि इन तमाम को सम अप करके हर एक पीजीए की मेमोरी को, लाइक अगर 8 मेगाबाइट का ये है, 10 मेगाबाइट का ये है, 20 मेगाबाइट का ये है, एंड यू हैव टोटली डिफाइंड 300 मेगाबाइट, तो आप देख लें कि आपके पास कितने सर्वर प्रोसेसेस बनने हैं। ठीक है। एंड नंबर 2 कि आपकी जो क्यूरीज चल रही हैं वो कितनी बल्कि हैं। अब जैसे मैंने इसमें एक टर्म यूज की थी वर्क एरिया, अगर आपकी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एनेबल हो तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में पीजीए की मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिक होती है। वो ये होती है कि वर्क एरिया से आपकी क्यूरी है बहुत लंबी चौड़ी, उसने कोई हैवी किस्म की टेम्परेरी सेगमेंट यूज करने हैं, टेम्परेरी सेगमेंट यूज करेगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस डाउन होगी क्योंकि उसमें डिस्क इन्वॉल्व होती है। बट माई पीजीए एग्रीगेट टारगेट इज 1 GB। ठीक है, लुक एट योर डेस्कटॉप, आपके पास 1 GB का पीजीए एग्रीगेट टारगेट है, जबकि अभी तक सिर्फ 8 + 10 + 20 कितना हो गया 38 मेगाबाइट कंज्यूम्ड है, बाकी तो फ्री है। सो व्हाई नॉट के 970 मेगाबाइट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द पीजीए ऑफ by the work area of 1 PGA. This one is called automatic memory management. आपका जो किसी भी PGA का एक वर्क एरिया बाकी रिमेनिंग 1 जितनी भी मेमोरी उसके पास फ्री पड़ी है उसको यूज कर सकता है ताकि उसको टेम्परेरी सेगमेंट यूज ना करने पड़े और वो बड़ी स्पीड के साथ मेमोरी में ही तमाम के तमाम पासेस वगैरह जनरेट करके 100% पास मींस के नो मल्टीपल पासेस एंड नो बाईपासेस, 1 पास, ओनली 1 पास के अंदर तमाम की तमाम चीज को जिसे कहते हैं सिंक्रोनाइज करे और आपको रिजल्ट दिखा दे। डेटाबेस पे अगर एवरी रिपोर्टिंग या क्वेरी होगी तो उसके लिए क्यों ना डेटा काउंटर ट्रिगर कर जाए जिसमें लॉजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस स्टोरी के लिए रखा जाए। It's up to you. If you have enough resources, you can do it. But if you don't have any standby machine, ठीक है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपने टर्म की यूजीए, यूजर ग्लोबल एरिया, ग्लोबल एरिया और वर्क एरिया, इनमें क्या फर्क है? देखिए आपके पास वर्क एरिया में सॉर्टिंग, नो, वर्क एरिया इज प्योर विद रिस्पेक्ट टू सॉर्टिंग। उसमें लाइक सॉर्टिंग जितने भी आपके इंडेक्सेस बनने होते हैं, बिटमैप्स बनने होते हैं, बी ट्रीज बनने होते हैं, जो भी सॉर्टिंग होनी होती है, हैश आपने क्लस्टर्स वगैरह यूज किए तो वो सब चीजें इधर होंगी, नॉट इनसाइड यूजीए। जबकि यूजर ग्लोबल एरिया में प्योर लाइक इफ यू हैव ओपन 20 प्राइवेट एसक्यूएल एरियाज अंडर 1 यूजर, ठीक है, अंडर 1 सेशन, तो उनकी डेटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इधर सेव होगी। नो डाउट उनके जो कर्सर्स बनेंगे वो प्राइवेट एसक्यूएल एरियाज में ही बनेंगे, लेकिन जो उनकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी वो यूजीए में लोड होगी। जो स्टोर प्रोसीजर है वो क्या रहता है ज्यादा फास्टर होगा। फॉर एग्जांपल एक स्टोर प्रोसीजर जो कि पीएसक्यूएल की स्टेटमेंट्स रखता है अपने पास, आपको वो उसमें लोड भी एसजीए में होना है, उसकी पार्सिंग वैलिडेशन वो भी एसजीए में होनी है, उसमें बाइंडिंग जो वेरिएबल वो भी वही होगी, एग्जीक्यूशन प्लान भी वही बन रहा है, इसके अलावा जो डेटाबेस बफर की हिट्स हो रही है वो भी वही हो रहे हैं। जी, तो फिर ये फास्टर कैसे होगा? देखिए इनसाइड अ लाइब्रेरी कैशे वी हैव अ सेपरेट थिंग कॉल्ड लार्ज एरिया या रिजर्व्ड एरिया उसे बोलते हैं। उसमें आप
ऐसा करें, बजाय ये कि आप इंडिविजुअल प्रोसीजर बनाने के, इंडिविजुअल फंक्शन बनाने के, क्रिएट अ पैकेज एंड योर होल पैकेज कैन बी, यू कैन से, कंपाइल्ड इन अ लाइब्रेरी कैशे अंडर वन टर्न। और अगर वो बार बार रीयूज होता है तो कह लें कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम से एज आउट होना है। अगर आपके फॉर्म्स एक ही हैं, रिपोर्ट्स एक ही हैं और वो 20 टर्मिनल्स पे एग्जीक्यूट होने हैं, एक बार रिपोर्ट चली, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान सब चीज़ें बन गई, जब दूसरी बार चलेगी तो वो यहीं से रीयूज कर लेगा। उसका एग्जीक्यूशन प्लान अभी शायद एज आउट ना हुआ हो तो वो परमानेंट कैशेड होता है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान कैशेड है, इवन कि उसके जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है, इफ योर डेटाबेस बफर कैशे इज लार्ज एनफ तो वो रिकॉर्ड भी कैशेड पड़ेंगे, सब चीजें कैशे हो जाएंगी। सिर्फ शायद फर्स्ट टाइम आपको फिजिकल रीडिंग करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में भी अगर वो यूज कर सकती है, शेयर कर सकती है जी, एप्लीकेशन डेफिनेटली डेटाबेस, तो फिर उस सूरत में ये कह सकते हैं दोबारा लोडेड नहीं होगा। हाँ ये तमाम हाइलाइट दोबारा नहीं चलेगी। जी, अगर आपने वाकई कर्सर शेयरिंग की हुई है और आपकी एप्लीकेशन सिमेट्रिक है एक तरह की, जैसे कि डेवलपर या फाइनेंशियल में बनाए, Implicit cursor या explicit cursor? दोनों ले लें, दोनों के दोनों कर्सर जो भी आप ले लें, चाहे इम्प्लिसिट, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल परसेंटेज टाइप या आप जिसे कहते हैं इसकी बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट कर्सर की, दोनों के दोनों ने लोड आपके इसे कहते हैं, या तो जो कर्सर बनेगा उसने लोड होना है पीजीए के अंदर और जो उसकी सारी पार्सिंग वगैरह होनी है वो नहीं लाइब्रेरी कैशे में। सो इट्स अप टू डेटाबेस। डेटाबेस को अगर आप एनफ मेमोरी देते हैं वो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। लेकिन सर यही क्वेरी अगर सबमिट होती है यूजर के प्रोसेस के साथ से और वही क्वेरी अगर शेयर्ड पूल में मौजूद है, पार्स भी है, बाइंडिंग भी है, देखें, ये उसका एग्जीक्यूशन प्लान भी है, हाँ डेफिनेटली, नहीं होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, अब चाहे नो 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 नो, स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू कॉल किया गया था या यूजर ने सबमिट की थी क्वेरी। हाँ अब उसमें पता क्या होता है, उसमें होता है एग्जीक्यूशन प्लान मैचिंग। अब मैं क्यूरी चलाता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प और एक में मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल कॉलम नेम्स ऑफ दैट टेबल फ्रॉम एम्प। क्यूरी डिफरेंट है, दोनों क्यूरीज अपेरेंटली उनका टेक्स्ट डिफरेंट है बट उनका एग्जीक्यूशन प्लान एक है, उन्होंने फाइनली डेटा एक ही गेट करना है। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर, इसके अंदर एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर भी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एग्जीक्यूशन प्लान मैच करता है और फिर ये हमारे पास मैचिंग के पैरामीटर्स होते हैं कि क्या परफेक्ट मैचिंग करे, एग्जीक्यूशन प्लान मैचिंग करे, कि जस्ट प्रोबेबिलिटी रेशियो कैलकुलेशन करे। और एग्जीक्यूशन प्लान मैच करते हैं तो वो दोबारा सारा काम नहीं करेगा, वो जो पुराना वाला एग्जीक्यूशन प्लान जो पहले बनाया था, क्योंकि आपके प्लान उसके साथ मैच करता है तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड वन प्लान तमाम की तमाम एग्जीक्यूशन आपकी कर देगा, उसको नया प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सो ये टोटली बेस करता है आपकी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन प्लान पे। हाँ जी, द नेक्स्ट वन थिंग, हाउ टू प्रोसेस सम डीएमएल। एक से दो ब्रेक कर लें या डेट से चैप्टर 1 खत्म मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर लें, कर लें। तो आफ्टर दैट वी हैव अ ब्रेक, बट लेट मी चेक हाउ मच टाइम दैट आई हैव 17 मिनट्स। द नेक्स्ट वन प्रेयर, ठीक है जी, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक लंच एंड प्रेयर ब्रेक। इसकी डिटेल्स फिर आगे सारे चैप्टर्स में आएंगे, इसको गो थ्रू कर लेंगे। No, we have to cover up right now here. आगे डिटेल्स नहीं, आगे शायद आपके सिलेबस में भी इतनी डिटेल नहीं जितना डिस्कस हो गया। हाँ जी, द नेक्स्ट वन, लाइक इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम डीएमएल, डीएमएल जिसके दो स्टेटस हैं, यू कैन आइदर कमिट, यू कैन आइदर रोल बैक, जिसमें डेटा ट्रांजिटिविटी शो होनी है, डेटा ने चेंज होना है। अब डेफिनेटली लाइक इफ यू जस्ट राइट अपडेट एम्प सेट सैलरी 8000, तमाम की तमाम रोज अपडेट हो जाएंगी बिकॉज आपने कोई वेयर का क्लॉज नहीं दिया। ठीक है ना, तमाम की तमाम रोज अपडेट हो गई। अब इसका सबसे पहले पार्स फेज वैसे बनेगा, बाइंड फेज बिल्कुल वैसे बनना है, शेड पूल में जाना है, लाइब्रेरी कैशे में जाना है, डेटा डिक्शनरी में जाना है। हाँ, फर्क डलेगा लास्ट 2 फेजेस में, पार्स फेज और बाइंड फेज इज परफेक्टली लाइक डीआरएल। फर्क आएगा एग्जीक्यूशन फेज में और फर्क आएगा, वहां पे होता था एग्जीक्यूट एंड फैच फेज, यहाँ पे होता है एग्जीक्यूट एंड ट्रांजैक्शन कंप्लीशन फेज। ट्रांजैक्शन 2 ही सूरतों में कंप्लीट होगी, या जब कमिट होगी या जब रोल बैक होगी, दोनों केसेस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, वेदर कमिट और रोल बैक, क्योंकि रोल बैक के बाद ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, कमिट के बाद भी ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट फेज में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट फेज जब भी चलेगा
आपका सर्वर प्रोसेस सबसे पहले कम्युनिकेशन करेगा आपके डेटाबेस बफर कैशे, नो नॉट लाइक दिस वन, डेटाबेस बफर कैशे सबसे पहले ये जाएगा इन अ लॉक पूल, दिस अ स्पेशल पूल कॉल्ड लॉक पूल। वो चेक करता है कि किसी ऑलरेडी ट्रांजैक्शन ने जो रोज मुझे चाहिए उन रोज के ऊपर लॉक लगा के तो नहीं रखा हुआ, अगर रखा हुआ है तो बस वो यहीं पे एनक्यू मैकेनिज्म कॉल्ड वेट लॉक एनक्यू मैकेनिज्म, सॉरी लॉक वेट एनक्यू मैकेनिज्म, उसके पास कंट्रोल चला जाता है। मींस कि अगर एक ट्रांजैक्शन ने अपने पास लॉक लगा के रखे हुए तो देयर इज अ मैकेनिज्म कि जब लॉक रिलीज होंगे तो किसको मिलेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FIFO इन अ क्यू बेस्ड रूल। हाँ, यहाँ पे आ सकता है डेफिनेटली, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक है। ऑरेकल ऑटोमेटिकली, ये भी डेडलॉक नहीं लगा। डेडलॉक ये नहीं होता कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, डेडलॉक उस वक्त लगता है जब टू पार्टीज एक दूसरे का वेट करती हैं। दिस वन इज यूनिडायरेक्शनल वेट, दिस वन इज नॉट डेडलॉक, ये कभी ना कभी एंड जरूर होगा। लॉक है, जी, एक स्टेटमेंट इशू की थी उसको, ये आपका बेसिकली रो एक्सक्लूसिव लॉक है, इसकी मैनी टाइप्स हैं, लेकिन ये जो आपका लग रहा है दिस वन इज रो एक्सक्लूसिव लॉक। तो सबसे पहले ये लॉक पूल को सर्च आउट करेगा। लॉक पूल में उसको रोज नहीं मिली, इट मीन्स के उसके ऊपर आज तक कभी किसी ने लॉक नहीं लगाया हुआ, दीज रोज आर फ्री, आप उनको लॉक कर सकते हो। तो अब ये करेगा डेटा बफर कैशे को, डेटाबेस बफर कैशे को। डेटाबेस बफर कैशे में अगर तो रिकॉर्ड पहले के पड़े हुए हैं तो इट्स ओके, नहीं पड़े हुए तो फिजिकली रीडिंग करो, फिजिकली रीडिंग करके उनकी कॉपीज लोड करो डेटाबेस बफर कैशे में। डेटाबेस बफर कैशे में दो तरह की कॉपीज लोड करनी पड़ती हैं, वन इज कॉल्ड डेटा बफर एंड वन इज कॉल्ड अनडू बफर। क्योंकि डेटा फाइल में भी दो तरह के सेगमेंट बनते हैं, एक डेटा बफर जो टेबल स्पेस की उस डेटा फाइल में जहां पे आपका ओरिजिनल टेबल स्टोर है, जहां पे टेबल स्टोर है वहां से ऑरेकल ब्लॉक को उठा के वो रखेगा डेटा बफर में, ठीक है, ये ना डेटा बफर, और डेटा बफर में उसको कर देगा अपडेट। जबकि अनडू टेबल स्पेस में एक अनडू सेगमेंट लोड करेगा और इसमें मूव कर देगा आपका पुराना वाला रिकॉर्ड। लाइक अभी सैलरी सबकी कर दी 8-8 हज़ार, लेकिन पहले सैलरी अगर किसी की $8,000 नहीं थी, किसी की $1,500 थी, $5,000 थी, लेकिन साथ ही ये काम करने से पहले इसको चेंज और अनडू में लोड करने से पहले इसके लॉक्स अटेन करके लॉक पूल में भी रख दिए जाते हैं, ताकि जो ट्रांजैक्शन लॉक अटेन कर रही है बाकी तमाम ट्रांजैक्शंस को पता हो कि कोई और ट्रांजैक्शन इसे यूज कर रही है। इसी टाइम पे लॉक हो जाती है जी, और जिस वक्त बड़ी होती है जब तक कमिट नहीं करती। डेफिनेटली जिस वक्त लॉक पूल में उसके आईडीज चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑरेकल ब्लॉक में हर एक रो के अपने यूनिक रो आईडी होता है, उन तमाम रोज के आईडीज इधर प्लेस कर दिए जाते हैं। जैसे ही लॉक पूल में वो प्लेस होगा, इट मीन्स कि आपकी ट्रांजैक्शन ने लॉक अटेन कर लिए। नाउ ऑल अदर ट्रांजैक्शंस मस्ट bound to wait until unless you have to release that one lock, and this one concept is called here latch or semaphore or inter-thread synchronization, और you can say कि ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। ये वही लैच फ्लिप फ्लॉप, No, it's just like that one latch. Latch is basically some intermediate control कि अगर एक या एक से ज्यादा, जैसे ये देखें, ये तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको अगर एक से ज्यादा सर्वर प्रोसेसेस हैं, लाइक अगले सर्वर प्रोसेस ने भी कम्युनिकेट करना है, यूज करना है, माइट बी पॉसिबल कि दो सर्वर प्रोसेस एक ही बफर को डेटा रीड करने की अटेम्प्ट करें। सो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, लैच मैकेनिज्म, कि जिसके पास लैच होगी, जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक एंड की, कि अगर आपके पास की है तो आप लॉक ओपन कर लें, की नहीं है तो लॉक ओपन नहीं कर सकते। काम सीपीयू रजिस्टर्स में करती है। जी, परफेक्टली लाइक ये यहाँ पे काम करती है, ठीक है लॉक पूल की मैनेजमेंट कौन ऑरेकल सर्वर कर रहा होगा? जी, डेफिनेटली। इनिट डॉट वाला बनती है तो उसमें इसका पैरामीटर होता है कोई लॉक पूल का? ये बाय डिफॉल्ट ये साइज दे सकते हैं आप, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट होता है और ये लोडेड होता ही होता है, ठीक है। ये आपकी डिमांड पे लोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इवन कि आप कोई भी क्यूरी ना चलाएं, आपकी डेटा डिक्शनरी अपडेट हो रही होती है, आपकी डेटा डिक्शनरी के ऊपर जो इंडेक्सेस बन रहे होते हैं, डिलीट हो रहे होते हैं, वो सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। आप इवन के डेटाबेस में एक सिंगल डीएमएल भी ना लिखें, फिर भी आपकी डेटाबेस बफर जो होती है ना, डेटा डिक्शनरी, डेट गॉन टू बी अपडेटेड, ठीक है, क्योंकि उसने मेमोरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, उस तमाम की भी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें पड़ी होती है डेटा डिक्शनरी में। तो ये बाय डिफॉल्ट लोडेड होता ही होता है। हाँ, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो पैरामीटर दे के आप ये काम कर सकते हैं। ओल्ड कॉपी के लिए हम सेगमेंट भी यूज कर सकते हैं, टेबल स्पेस। किसके लिए?
ये जो न्यू कॉपी हमारी ये अपडेट हुई है तो उसकी ओल्ड कॉपी अपडेट नो, इस द फाइनेस्ट यूनिट इज बफर। आपको जो भी काम करना है बफर में करना है, ठीक है। तो बफर में ये होता है कि एक डेटा बफर होती है और एक अंडू बफर होती है। अंडू बफर में जी, अंडू बफर हमेशा अंडू डेटा फाइल से लोड की जाती है, वो उसकी पिक्चर को डिपिक्ट कर रही होती है, जबकि डेटा बफर ओरिजिनल उस ऑरेकल ब्लॉक को जो कि उस डेटा फाइल में पड़ा हुआ है और उसके बाद लॉक पूल में इसको प्लेस कर दिया गया। सो इफ दिस वन हैपन्स, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन फेज। और साथ ही एक काम, जो लास्ट एक काम रह गया, इसकी एंट्री, इसकी रीडू बाइट एंट्री, रीडू बाइट एड्रेस स्पेस की रीडू बाइट एंट्री डाली जाएगी रीडू लॉग बफर में। लाइक व्हाट? ट्रांजैक्शन आईडी प्लस सेशन आईडी प्लस जो डेटा चेंज हुआ, टाइम स्टैम्प, इसका जो भी इसका टाइम स्टैम्प था ये, और इस वक्त ये जो रीडू किस डेटा बफर में लोड की गई उसकी आईडी ये यहाँ पे लोड कर दी जाती है। ठीक है, इट्स डन, एग्जीक्यूशन गॉन टू बी कंप्लीटेड। नेवर माइंड, अब ये देखें अभी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई, लेकिन अगर लॉग राइटर ड्यू है तो वो जो भी चीज़ इसमें लिखी हुई है उसको उठा के रीडू लॉग फाइल पे लिख देगा। से आप लिखते हो कमिट, व्हाट वुड हैपन? कमिट जैसे ही आप लिखोगे, कमिट का काम क्या होगा? सबसे पहले सर्वर प्रोसेस इमीडिएटली लॉग राइटर को फायर करेगा ताकि जो भी इधर रीडू बाइट एंट्रीज पड़ी हैं वो फाइल में लिखी जा सके। नंबर 2, इसके बाद अगला स्टेप उसका ये होगा कि वो आपकी जिसे कहते हैं डर्टी बफर्स, क्योंकि ये कमिट हो गई तो यहाँ पे जो डेटा बफर्स थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? डर्टी बफर्स में। डेटा बफर कन्वर्ट कर दी गई डर्टी में। डर्टी मीन कि बफर में तो नए रिकॉर्ड हैं जबकि नीचे ऑरेकल ब्लॉक में पुराने वाले रिकॉर्ड हैं, ये डर्टी बफर्स में बन गई। ठीक है, और अगर ये काम हो गया तो नंबर 3, अब इसने क्या करना है? साथ ही अंडू सेगमेंट्स, इसकी कोशिश होती है कि डीबी राइटर इसी वक्त फायर हो क्योंकि डीबी राइटर ड्यू होता है। बट से इफ रिकॉर्ड्स आर टू मच, रिकॉर्ड्स आर टू मच, ठीक है, और शायद वो ये काम करते हुए 1 आवर ले जाए, 2 आवर ले जाए, लेकिन कमिट ऐसा प्रोसेस नहीं। आप कमिट लिखो, चाहे 2 लाख रिकॉर्ड ही क्यों नहीं अपडेट होनी, वो शायद 1 सेकंड में आपको कह देता है कमिट स्टेटमेंट प्रोसेस्ड। व्हाट बेसिकली हैपन्स? ये गारंटी तो वो लेता है कि लॉग राइटर फायर होता है, वो ये गारंटी भी लेता है क्योंकि जब लॉग राइटर फायर होता है तो डेफिनेटली डेटा बफर्स गॉन टू बी कन्वर्टेड इनटू डर्टी बफर्स। एंड नंबर 3, साथ ही वो क्या करता है? लॉक पूल में से लॉक रिलीज कर देता है, ठीक है, एंड अंडू बफर्स को फ्लश कर देता है अगर रीड कंसिस्टेंट इमेज की रिक्वेस्ट ना आए तो। लेकिन अगर उससे पहले कोई और क्वेरी बिगिन हो चुकी है और उस क्यूरी का पार्स फेज भी चल पड़ा, उस क्यूरी का बाइंड फेज भी चल पड़ा, उस क्यूरी का एग्जीक्यूट फेज भी चल पड़ा और आपने उसकी एग्जीक्यूशन के बाद कमिट किया, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन आपके कमिट होने से पहले हो गई, उसका सिस्टम चेंज नंबर पहले वाला है, अब उसको पुराना वाला रिकॉर्ड ही दिखाना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई कि फिर उसका रीड कंसिस्टेंट इमेज उतनी देर तक अंडू बफर में रहेगा और ये अंडू बफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑन बिहाफ ऑफ अंडू सेगमेंट्स उसको शो करे। लेकिन डर्टी बफर राइट डाउन होने की कोई गारंटी नहीं ली गई। उसकी रीजन यही है कि डेटाबेस बफर कैश इज अ क्वाइट ह्यूज थिंग, शायद ये राइट डाउन होते हुए खासा टाइम ले ले। बट आपने क्या किया है? आपने उसका रिवर्स मैकेनिज्म, उसका एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म कि आपने उसकी रीडू बाइट एंट्री यहाँ पे सेव कर दी जिसमें तमाम एड्रेसेस सेव हैं। अगर ऑरेकल शट डाउन भी हो जाता है और डर्टी बफर्स राइट डाउन होने का टाइम नहीं भी मिला तो जब नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस रिकवरी पे अप होगा तो उसे पता होगा कि भाई ये रीडू बाइट एंट्रीज हैं जो इधर लिखी हुई हैं लेकिन इनके अगेंस्ट इधर डर्टी बफर्स बन के फ्लश नहीं हुई। वो उसको किस तरह से पता चलेगा? जब डर्टी बफर फ्लश हो जाती हैं तो डेटा फाइल्स के हेडर में भी नया वाला SCN नंबर अकॉर्डिंग टू दैट वन ट्रांजैक्शन SCN नंबर मूव करते आते हैं और न्यू वन SCN अपडेट होते आते हैं। अगर वो SCN अपडेट, अगर वो डर्टी बफर राइट डाउन नहीं होंगी तो वह SCN नंबर अपडेटेड नहीं होगा, जिससे उसको हेडर पढ़ते साथ अंदाजा हो जाएगा कि देयर आर सम ट्रांजैक्शंस जिनके अगेंस्ट कमिट फायर हुआ जो कि रीडू बाइट एंट्री एज बना के लिख दी गई आपकी चेक पॉइंट क्यू में, और चेक पॉइंट क्यू भी इन्हीं रीडू लॉग फाइल के अंदर ही बनती है। इसका एक एरिया होता है जिसे हम चेक पॉइंट क्यू कहते हैं जिसमें पॉइंटर कीप किए जाते हैं और जिसमें ये सारे का सारा वे होता है कि भाई एक चेक पॉइंट से लेकर दूसरे चेक पॉइंट फायर होने तक की ड्यूरेशन के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उन तमाम की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ना दिस वन इज बेसिकली योर DML प्रोसेसिंग। लेकिन अगर आप कमिट की जगह कर देते हैं रोल बैक, तो रोल बैक में उसने सिंपल क्या करना है? ओनली 2 थिंग्स। नंबर 1, अंडू सेगमेंट्स को फ्लश करना
एंड लॉक पूल्स को फ्लश करना, लॉक पूल से लॉक अटेन करके फ्लश कर देना, अगले कोई भी ट्रांजैक्शन जो वेट करी है उसको दे देना, और साथ ही अंडू सेगमेंट को फ्लश कर देना। बाकी डेटा बफर्स आर नॉट मार्क्ड एज डर्टी बफर्स, बट दे आर कैंडिडेट टू क्लियर आउट, कि अगर कल को रूम अवेलेबल नहीं है, LRU एल्गोरिदम सेज कि भाई आई नीड मोर रूम्स, तो वो जो आपकी डेटा बफर्स हैं दे आर मार्क्ड फॉर LRU एल्गोरिदम एज आउट, जब कभी टाइम आएगा एज आउट कर दी जाएंगी। अगर दोनों ऑपरेशन लाइक गलती से यूजर ना कमिट करता है ना रोल बैक, ठीक है, अगर आप कमिट रोल बैक दोनों नहीं करते, ट्रांजैक्शन गॉन टू बी हैंग्ड हियर, ठीक है। अगर सेशन किल हो जाता है तो भी रोल बैक ऑटोमेटिक हो जाएगी पीमून के बिहाफ पे, पीमून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉग्स रिलीज करवाएगा, ट्रांजैक्शन को रोल बैक करेगा। अगर सर्वर इनकॉन्सिस्टेंटली शट डाउन हो जाता है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीमून अनटिल अनलेस कि आप कमिट ना करें, देयर इज नो वे टू बी कमिट, रोल बैक ही होगा, ऑलवेज रोल बैक होगा अनटिल अनलेस कि आप कमिट ना करें, ठीक है। आप ये डिपेंड करता है भाई सेशन कब किल होता है, वो तो फॉरएवर वेट पे चला जाएगा, आप 2 साल तक उसको अप रखें 2 साल तक रहेगा, अनटिल अनलेस कि आपने कोई पॉलिसी डिफाइन की हुई है, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। वो लॉक्स उसने पकड़ के रखे हुए हैं, बाकी तमाम ट्रांजैक्शन उसका वेट करेंगे। और आपको पता है कि ओरेकल में हमेशा जो DML लॉक होता है वो रो लेवल लॉक होता है, वो एक्सक्लूसिव होता है, इट्स नॉट अ शेयर्ड लॉक। अगर आपने एक ट्रांजैक्शन कर दी तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसको लॉक्स अटेन नहीं होते। अलर्ट वगैरह नहीं जनरेट करेगा? होगा, अगर आप अपनी पॉलिसीज डिफाइन करते हो, आप लॉन्ग ऑप्स के लिए लिमिट लगाते हो 6 घंटे की, 6 घंटे के बाद वेदर ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा, रोल बैक कर दो तो रोल बैक कर देगा। ये confusion है जी। सर, कमिट ये श्योरिटी देता है कि रीड लॉग फाइल्स तो कमिट हो चुकी हैं, लेकिन जो डेटाबेस के बफर हैं वो अभी फ्लश नहीं हुए। जी। फॉर एग्जांपल आपसे कह रहे थे अगर हम इंस्टेंस शट डाउन हो जाता है, अब तक का जितना जो अपडेट डेटा था वो तो मेमोरी के अंदर रखा हुआ है। ना वो रीडू लॉग फाइल पे तो लिखा जा चुका है ना, रीडू लॉग फाइल पे उसकी एंट्रीज लिखी जा चुकी हैं। जी। तो अब जब वापस इंस्टेंस रिकवरी का प्रोसेस होगा ना, तो वो पहले डेटाबेस को अवेलेबल नहीं करेगा और डेटाबेस को ओपन नहीं करेगा, वो पहले एसमून को एक्टिवेट करेगा। एसमून क्या करेगा, देखेगा कि भाई इधर कितनी एंट्रीज थी जिसके अगेंस्ट डर्टी बफर बन के फ्लश हो गई, जिनके अगेंस्ट डर्टी बफर बन के फ्लश नहीं हुई उनको दोबारा डेटाबेस बफर कैशे में लोड करेगा, उन्हें डर्टी मार्क करेगा, उन्हें पहले फ्लश करेगा। जब ये फ्लशिंग का प्रोसेस बिगिन कंप्लीट हो जाएगा देन डेटाबेस ओपन करेगा कि आप इसके साथ कोई सर्वर प्रोसेस बना के सारा काम कर सकते हैं। जब हम कंप्लीट बैकअप लेते हैं उस वक्त तो चेक पॉइंट्स ये फायर होते हैं। जी। एक बार चैनल एलोकेट होते साथ फायर होता है ताकि उसको गारंटी हो कि कोई ट्रांजैक्शन रह नहीं जाए। लेकिन ये ज़्यादातर होता है जब आप ऑनलाइन टेबल स्पेस को बिगिन बैकअप मोड पे लेके जाके करते हो ना, उस वक्त इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट फायर होता है और वो इस चीज़ की गारंटी लेता है। सो दैट्स ऑल अप टू चैप्टर नंबर 1। टेक अ ब्रेक।